Hey guys, welcome back to my channel. Ongoing discussion of physiological changes in pregnancy. Let's continue our discussion with the cardiovascular changes. तो हार्ट मूव्स अपवर्ड, हार्ट जो है वो अपवर्ड की तरह एंड आउटवर्ड मूव करता है एंड हाइपरट्रॉफी ऑफ कार्डियक मसल इज सीन. तो हार्ट थोड़ा बड़ा हो जाता है एंड ऊपर की तरफ थोड़ा उठ जाता है एंड कार्डियक आउटपुट जो है ना ये भी इंक्रीज करता है. हाइपरट्रॉफी ऑफ कार्डियक मसल मीन्स जो कार्डियक मसल्स होते हैं, हार्ट के जो मसल्स होते हैं उनमें हाइपरट्रॉफी देखी जाती है प्रेगनेंसी में. तो ये जो कार्डियक आउटपुट जो इंक्रीज करता है प्रेगनेंसी में, ये बाय द फिफ्थ वीक ऑफ प्रेगनेंसी से ये इंक्रीज करने लगता है एंड इसकी जो पीक होती है ये पीक देखने को मिलती है 32 to 34 वीक पर. ओके, तो अगर आपको एक ऑप्शन मार्क करना हो तो 32 वीक आप मार्क करोगे. तो 32 वीक ऑफ प्रेगनेंसी जब होती है ना उस टाइम पे कार्डियक आउटपुट ये इंक्रीज करता है बाय द 50%. ओके, बट इससे भी ज़्यादा इंक्रीज करता है ये सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में. सेकेंड स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी नहीं बोल रही मैं बोल रही हूँ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर मीन्स जो लेबर का सेकेंड स्टेज होता है इस टाइम में. तो इस टाइम में ये आपको पहुँच जाता है 8.9 लीटर पर मिनट. तो ये जो सेकेंड स्टेज है यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये 8.9 लीटर यहाँ पे लिखा हुआ है. 8.9 लीटर चला जाता है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में. ओके, और डिलीवरी के बाद ये इंक्रीज करता है और भी ज़्यादा बिकॉज हम क्या करते हैं ना, डिलीवरी के बाद में जब प्लेसेंटा डिलीवर हो जाता है उसके बाद हम ऑक्सीटोसिन देते हैं या फिर मिथाइल आर्गोमेट्रिन देते हैं उस वोमेन को. तो उससे क्यों देते हैं? क्योंकि ताकि उसका यूट्रस जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट करे और ब्लड लॉस कम हो. तो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हम देते हैं ये मिथाइल आर्गोमेट्रिन या ऑक्सीटोसिन. तो इस टाइम में क्या होता है ना कि सडन जो हार्ट है ना उस पर काफ़ी लोड पड़ता है. जब यूट्रस जो सडन कंट्रैक्शन होती है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा अप्रॉक्स 1 लीटर तक एक्स्ट्रा ब्लड जो है ना वो हार्ट को पंप करना होता है एट ए टाइम. तो इस टाइम में डिलीवरी के बाद ये जो टाइम होता है आपको इमीडिएट पोस्टपार्टम, इस टाइम में ये बढ़ के हो जाता है 9.3 लीटर पर मिनट. ओके, तो इमीडिएट पोस्टपार्टम में कार्डियक आउटपुट जो होता है ये 70% तक इंक्रीज कर जाता है. ओके, तो प्रेगनेंसी में जो 32-34 वीक है उस टाइम में आपको 50% तक इंक्रीज करता है बट इमीडिएट पोस्टपार्टम ये 70% तक इंक्रीज कर देता है. ओके, तो आपसे क्लियरली MCQ पूछा जाता है कि प्रेगनेंसी में, अगर पूछा जाए प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा कार्डियक आउटपुट कब होता है, तब आपका आंसर होगा 32 वीक या फिर 32 to 34 वीक में. ओके, या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि व्हेन डज द कार्डियक आउटपुट इज मैक्सिमम इन प्रेगनेंसी, लेबर, डिलीवरी एंड पोस्टनेटल टाइम में. सारे को इंक्लूड करके, जो प्रेगनेंसी के सारे स्टेजेस सबको इंक्लूड करके पूरे प्रेगनेंसी में या फिर लेबर, डिलीवरी और पोस्टनेटल, डिलीवरी के जो बाद का टाइम होता है उसमें चारों को इंक्लूड करके पूछा जाए. तो जैसा कि मैं आपको बताई कि पोस्टनेटल टाइम, जो पोस्टनेटल टाइम का फर्स्ट 24 आवर होता है ना उस टाइम में सबसे ज़्यादा होता है 9.3 लीटर पर मिनट कार्डियक आउटपुट हो जाता है. तो कार्डियक आउटपुट 70% तक इंक्रीज कर जाता है पोस्टनेटल टाइम में. तो ये आपको याद रखनी है. ओके, तो इसी पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और इसी पे आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है हार्ट डिजीज़ के रिस्पेक्ट में कि अगर किसी फीमेल को हार्ट डिजीज़ है लाइक उसको मिट्रल स्टेनोसिस है, मिट्रल वाल्व उसके स्टेनोज्ड हैं, तो उसमें हार्ट फेल्योर कब हो सकता है. ओके, तो उस फीमेल को जिसमें मिट्रल स्टेनोसिस है उसमें ये कब होगा, जब कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करेगा. तो ये अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें सबसे पहला तो आपका चांस है इमीडिएट पोस्टनेटल टाइम में, जो ये मैं बताई कि प्लेसेंटा की डिलीवरी के बाद में इमीडिएट जो पोस्टनेटल का टाइम होता है उसका फर्स्ट 24 आवर, इसमें ये हो सकता है उसको हार्ट फेल्यूर. या फिर हो सकता है 32 to 34 वीक जो एंटीनेटल टाइम है उसमें उसका हार्ट फेल्यूर हो सकता है. ओके, सी ब्लड प्रेशर का क्या होता है प्रेगनेंसी में. तो अर्ली और मिड प्रेगनेंसी में BP फॉल करता है एंड लेट प्रेगनेंसी में BP है ना ये नॉर्मल हो जाता है. मैंने यहाँ पे नॉर्मल नहीं लिखा. ओके, मैंने यहाँ पे इंक्रीज का साइन दिया. क्यों दिया? क्योंकि देखो अर्ली और मिड प्रेगनेंसी में BP फॉल कर रहा है, तो ये फॉल कर रहा है तो ये बढ़ के ही तो इक्वल आएगा ना, तो ये बढ़ के नॉर्मल हो जाता है. ओके, तो इसको ये नहीं बोलेंगे कि इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करता है नॉर्मल होने के लिए. ओके, तो लेट प्रेगनेंसी में BP जो होता है वो नॉर्मल हो जाता है. सो इट कम बैक टू नॉर्मल इन द 3rd ट्राइमेस्टर. ओके, हार्ट रेट
increases by 10 to 20% and stroke volume increases by 10%. मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर अगर देखा जाए तो ये डिक्रीज करता है बाय द 10% एंड पेरीफेरल रेजिस्टेंस जो है ये डिक्रीज करता है बाय द 35%. ओके, मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर इज कैलकुलेटेड बाय, मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये कैलकुलेट करते हैं 2 टाइम्स डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, यहाँ पे 2 छूट गया है, 2 टाइम्स डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिवाइडेड बाय 3. ओके, तो 2 टाइम्स डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, उसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को ऐड करते हैं एंड 3 से डिवाइड करते हैं, तो हमारा क्या निकलता है, मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर निकलता है. ओके, तो ये लेवल जो है ये आपको 70 होनी चाहिए, एटलीस्ट ये 70 होनी चाहिए. आपको जनरली प्रेगनेंसी में ये 80 to 90 देखने को मिलता है. ओके, और इससे क्या होता है कि ये अगर 70 तक एटलीस्ट होता है तो इससे सारे मसल्स जो है ना उसमें ब्लड फ्लो कंटिन्यू रहता है. ओके, तो इसलिए ये अच्छे कंडीशन में होना चाहिए फ्लो, मीन आर्टेरियल प्रेशर जो है ये अच्छा होना चाहिए. सी, सुपाइन हाइपोटेंसिव सिंड्रोम क्या होता है, तो जब कोई वुमेन सुपाइन पोजीशन में लेटी होती है, सुपाइन में सीधे लेटी होती है पीठ के बल, तो या फिर उसको ट्विन प्रेगनेंसी हो या फिर अगर सिंगलेटन भी है तो उसमें भी अगर फुल टर्म प्रेगनेंसी है या फिर अगर बेबी बड़ा है, डायबिटिक है पेशेंट, तो उसमें क्या होगा कि बेबी अपने ही मदर के ग्रेटर वेसल्स, अगर सुपाइन पोजीशन में है तो ग्रेटर वेसल्स आपको पता है कि पोस्टीरियरली होता है, तो ग्रेटर वेसल्स जो है जो कि इन्फीरियर वेना कैवा है, तो उसको बेबी क्या करता है कि कंप्रेस कर देता है. बेबी का वेट जो होता है ना फुल टर्म प्रेगनेंसी में या फिर ट्विन प्रेगनेंसी में, उसमें क्या होता है कि ज़्यादा होता है, तो वेट बेबी के वेट से वो इन्फीरियर वेना कैवा कंप्रेस हो जाता है, जिससे क्या होता है हार्ट को जो ब्लड फ्लो जा रहा होता है थ्रू द आईवीसी के थ्रू वो कम जाता है एंड इसके वजह से हार्ट की कार्डियक आउटपुट डिक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से बेबी को हाइपोक्सिया होगा एंड इट इज़ सीन इन अप्रॉक्स 10% फीमेल. तो ये 10% फीमेल में देखने को मिलता है. सो वी एडवाइज द पेशेंट, इसलिए हम उसको एडवाइस करते हैं टू लाई डाउन इन लेफ्ट लेटरल और राइट लेटरल पोजीशन. हम उसको एडवाइस करते हैं या तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन में सोए या फिर राइट लेटरल पोजीशन में सोए. ओके, इसलिए हम सारी प्रेग्नेंट फीमेल को हम एडवाइस करते हैं लेफ्ट या राइट साइड में होके सोने के लिए. सो नॉर्मल चेंजेस इन द हार्ट साउंड विथ प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी में हार्ट साउंड में क्या चेंजेस आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए हार्ट साउंड जनरली 2 टाइप का होता है, S1 एंड S2. तो S1 हार्ट साउंड जो होता है ना, फर्स्ट हार्ट साउंड बोलते हैं इसको, वो क्या होता है स्प्लिट कर जाता है. ओके, तो ये स्प्लिट कर जाता है प्रेगनेंसी में एंड इससे क्या होता है एक थर्ड साउंड सुनने को मिलता है. थर्ड साउंड कैन बी हियर्ड ड्यू टू रैपिड फीलिंग ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल. तो रैपिड फीलिंग ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल की वजह से थर्ड साउंड आपको सुनने को मिलता है एंड मोर देन 95% फीमेल डेवलप सिस्टोलिक मर्मर. जो 95% से ज़्यादा फीमेल होती हैं उनमें आपको सिस्टोलिक मर्मर भी सुनाई देता है, जो कि डिसअपियर आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के बाद में डिसअपियर हो जाता है. और ये जो 95% फीमेल में जो सिस्टोलिक मर्मर होता है ये क्यों सुनाई देता है, ये सुनाई देता है बिकॉज ऑफ हाइपर डायनेमिक सर्कुलेशन. ओके, ब्लड जो है ना वो पतला हो जाता है, इसकी वजह से ये सुनाई देता है एंड 10% फीमेल में कंटिन्यूअस मर्मर सुनाई देता है. और ये कंटिन्यूअस मर्मर क्यों होता है, ये होता है ड्यू टू इंक्रीज मेमोरी ब्लड फ्लो. जो मेमोरी ब्लड फ्लो, जो ब्रेस्ट की ब्लड फ्लो है ना वो बढ़ जाती है, इसकी वजह से ये कंटिन्यूअस मर्मर सुनाई देता है. पारास्टर्नल एरिया में ये कंटिन्यूअस मर्मर आप सुन सकते हो. ओके, नाउ सी द हिमेटोलॉजिकल चेंजेस. तो ब्लड में क्या क्या चेंजेस आते हैं प्रेगनेंसी में ये देखते हैं. सी, प्रेगनेंसी में ब्लड का वॉल्यूम तो इंक्रीज करता है, ये तो सबको पता है नॉर्मली. ये कितना इंक्रीज करता है, ये इंक्रीज करता है बाय द 30 to 45% एट द 32 to 34 वीक. 32 से 34 वीक में ये सबसे ज़्यादा इंक्रीज करता है 30 to 45% तक. आपको बता दूं कि एक तो ब्लड में 2 चीज़ इंक्रीज कर सकता है, या तो फ्लूइड इंक्रीज करेगा और फिर आरबीसी. ओके, आपको पता है कि अगर आरबीसी इंक्रीज करेगा तो ब्लड गाढ़ा हो जाएगा बहुत ज़्यादा, और अगर फ्लूइड इंक्रीज करेगा तो बहुत पतला हो जाएगा ब्लड. तो ये दोनों ही इंक्रीज करता है प्रेगनेंसी में, बट फ्लूइड जो है ना ये दोगुना इंक्रीज करता है आरबीसी के तुलना में. ओके, तो आरबीसी भी इंक्रीज करता है बट उसके 2 गुना में फ्लूइड, मतलब उसके ट्वाइस फ्लूइड इंक्रीज करता है.
तो इससे क्या होगा, फ्लूइड जब ज़्यादा इंक्रीज करेगा आरबीसी के कंपेरिजन में तो ब्लड थोड़ा सा पतला हो जाएगा, थिन हो जाएगा, एंड इसलिए हम कहते हैं कि हीमोडाइल्यूशन होता है प्रेगनेंसी में। ओके, तो आप एक कंसेप्ट समझो कि अर्ली प्रेगनेंसी में प्लासेंटा तो छोटा होता है, यूट्रस में अर्ली प्रेगनेंसी में एक छोटा सा प्लासेंटा होता है, एंड इसकी वेसल्स जो होती है ना ये उस टाइम में काफ़ी पतली होती है। अब देखे होगे ना कि छोटे से बेबी के जो न्यूनेट होते हैं उनकी वेसल्स जो भी होते हैं वेन्स वो कितने पतले होते हैं, उसी तरह से ये छोटा प्लासेंटा है, ये तुरंत अभी बन रहा है, तो इसकी जो वेसल्स है ये काफ़ी पतली होती है, तो उसमें से अगर गाढ़ा ब्लड पास करेगा तो क्या होगा, क्लॉट बना देगा या फिर वेसल्स रप्चर कर जाएंगे, इसीलिए हीमोडाइल्यूशन होता है। गॉड ने ये बनाया है ऐसा रूल कि ये हीमोडाइल्यूशन होता है, एंड इसकी वजह से क्या होता है, ब्लड थिन हो जाता है, और थिन हो जाता है वो आसानी से वेसल से पास करता है। ओके, और इससे क्या होता है कि फ्लूइड इंक्रीज कर गया, ठीक है, और आरबीसी का 2 गुना फ्लूइड इंक्रीज करता है, मैंने बताया। एंड 3 फैक्टर हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं, एंड ये 3 फैक्टर हैं ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करने में जो कंट्रीब्यूट करते हैं। ये हैं आपको इंक्रीज सोडियम रिटेंशन, तो एंड प्यास ज़्यादा लगती है, डिक्रीज थर्स्ट थ्रेशोल्ड डिक्रीज कर जाता है थर्स्ट का, मीन्स प्यास को रोकने की कैपेसिटी डिक्रीज कर जाती है, मतलब क्या, प्यास ज़्यादा लगती है। एंड प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर जो है ना वो डिक्रीज कर जाता है। ओके, एंड एचपी जो है हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन का लेवल जो है ना ये कम हो जाता है। आपको पता है कि जब ब्लड थिन होगा तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन का लेवल जो है ना वो तो गिरेगा ही गिरेगा, तो वो हीमोग्लोबिन का लेवल हो जाता है 13 से गिर के हो जाता है 11 मिलीग्राम, 13 ग्राम से, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, 13 ग्राम से हो जाता है घट के 11 ग्राम। ओके, बिकॉज ऑफ हीमोडाइल्यूशन। तो हिमेटोक्रिट क्या होता है, तो हिमेटोक्रिट जो होता है ये भी 38 से घट के 31% हो जाता है। आपको पता है हिमेटोक्रिट कैसे निकालते हैं, हिमेटोक्रिट हम कैलकुलेट करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि HB जो है ना ये होता है इक्वल टू हिमेटोक्रिट बाय 3, मतलब हिमेटोक्रिट में जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा HB निकलता है, तो हिमेटोक्रिट निकालना हो HCT तो ये होता है HB इंटू 3। ओके, मैथमेटिक्स अगर आपके अच्छे होंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। सो लेट मी रिपीट वंस मोर, तो प्रेगनेंसी में रेड सेल काउंट जो है ये इंक्रीज करता है, ओके, बट कंसंट्रेशन ऑफ आरबीसी जो है ना वो डिक्रीज करता है, ठीक है। तो HB कंसंट्रेशन भी डिक्रीज करता है, हिमेटोक्रिट एंड प्लाज्मा फॉलेट कंसंट्रेशन भी डिक्रीज करता है। ओके, तो HB कंसंट्रेशन डिक्रीज हुआ, हिमेटोक्रिट डिक्रीज हुआ, प्लाज्मा फॉलेट कंसंट्रेशन डिक्रीज हुआ, एंड रेड सेल जो कंसंट्रेशन है वो भी डिक्रीज करता है। ओके, तो इंक्रीज क्या क्या करता है, इंक्रीज करता है प्रेगनेंसी में WBC, ESR एंड फाइब्रिनोजेन। आपको पता है फाइब्रिनोजेन क्या है, फाइब्रिनोजेन एक क्लॉटिंग फैक्टर है एंड ये इंक्रीज करता है प्रेगनेंसी में। तो मैं आपको बता दूं कि प्रेगनेंसी में जितने क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं ना सारे इंक्रीज करते हैं एक्सेप्ट क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 11 एंड 13। तो क्लॉटिंग फैक्टर 11 एंड 13 इंक्रीज नहीं करता, बाकी सारे क्लॉटिंग फैक्टर इंक्रीज करते हैं। इससे बेनिफिट ये होता है कि डिलीवरी के टाइम में, स्पेशली जब प्लासेंटा डिलीवर होता है ना उस टाइम जो ब्लड लॉस होता है वो कम होता है और पतला ब्लड लॉस होता है ना, क्योंकि हीमोडाइल्यूशन है ऑलरेडी, एंड इसकी वजह से क्या होता है आरबीसी का लॉस कम होता है, एचबी का ड्रॉप कम होगा। जब पतला खून जो लॉस होगा, पतला ब्लड लॉस होगा तो उसमें क्या होगा आरबीसी की जो क्वांटिटी है वो कम होती है। तो इसलिए ये सारे क्लॉटिंग फैक्टर इंक्रीज करते हैं। तो कोआगुलेशन की कैपेसिटी इंक्रीज कर जाती है, हम जनरल लैंग्वेज में बोले तो कोआगुलेशन की कैपेसिटी इंक्रीज कर जाती है एंड इससे ब्लड लॉस कम होता है। नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में फाइब्रिनोजेन जो होता है वो होता है 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ओके, नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में। वेरएज प्रेगनेंसी में ये हो जाता है अप्रॉक्स 450 मिलीग्राम, इसलिए हम बोलते हैं कि ये 300 से बढ़ा 450 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो गया, मतलब कि ये इंक्रीज करता है अप्रॉक्स 50% तक। तो प्लाज्मा फाइब्रिनोजेन कंसंट्रेशन इंक्रीज अप्रॉक्स 50%, ठीक है। तो इसको एवरेज में देखें तो ये 200 to 400 होता है नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में, एंड प्रेग्नेंट फीमेल में ये हो जाता है 300 to 600।
So in the next video we will discuss respiratory system, respiratory changes, other urinary changes, GIT changes. Okay, so if you have not subscribed my channel yet, then kindly do subscribe it and click on the bell icon so that notification of my upcoming video reaches you. Okay, thank you. See, मैं वीडियोस को थोड़ा छोटा छोटा बना रही हूँ ताकि आपको बोर फील ना हो. ओके, थैंक यू.